बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स किन किन को कहते हैं और इनमें क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है और वेक्टर्स को जो ग्राफ का तरीका लिखने का वो क्या तरीका है, ग्राफ की मदद से वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है। तो इंशाल्लाह ये सारा टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको बता दें कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। उन क्वेश्चन को आपने लिखना कैसे है, जो प्रेजेंटेशन है वो भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जिस तरीके से मैं हेडिंग वगैरह बनाऊंगा तो आप वो नोट कर लीजिएगा। और बाद में आ जाता है प्लेलिस्ट है कि आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, उसका लिंक तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा बाकी अगर आप कोई प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं मैथ की और बाकी अपने फिजिक्स के चैप्टरों की प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि वो आपको कैसे मिलेगी। तो टॉपिक है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो डायरेक्ट इन दोनों की डेफिनेशंस पर आने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से कुछ बातें बताना चाहूँगा। आपने उन बातों को अच्छे से सुनना है। अच्छा, मेरे पास दो लोग हैं, ठीक है। मैं उनको कहता हूँ कि इस टेबल के ऊपर लगाओ फोर्स। एक आता है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर देता है और दूसरा बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये टेबल मूव करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। मैं अब क्या कहता हूँ, मैं दोनों को कहता हूँ कि आपने एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। अब दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। पहले वाला भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, दूसरे वाला भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब क्या होगा, ये टेबल मूव करेगा। तो देखिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ये बताना पड़ा कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। तो फोर्स के लिए क्या बताना पड़ी, मुझे डायरेक्शन बताना पड़ी, सिमत बताना पड़ी। तो देखा ना, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी। हमें ये तो बताना ही पड़ेगा कि फ़ोर्स लगानी कितनी है, लेकिन हमें साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि फ़ोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाज़ार में जाते हो, दुकान में दुकानदार को कहते हो जी मुझे 2 kg क्या चाहिए, 2 kg कोई चीज़ चाहिए, कोई चीनी चाहिए, कोई आटा चाहिए, कोई भी चीज़ आप कहते हो मुझे 2 किलो की दे दो। अच्छा, आप जब उसे कहते हो जी मुझे 2 kg की चाहिए तो क्या बात कंप्लीट हो जाती है? हाँ जी, हो जाती है। आप ये तो नहीं ना कहते कि मुझे 2 kg चीनी आगे को चाहिए, पीछे को चाहिए, ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। ऐसा तो हम नहीं कहते। हम सिंपल क्या कहते हैं, 2 kg चीनी चाहिए, तो बात कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से एक बात हमें जहन में आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि वो है कितनी, मतलब कि मैग्नीट्यूड, उनकी कीमत चाहिए होती है, ये अददी कीमत उर्दू में कहते हैं। एक तो उनकी मैग्नीट्यूड चाहिए होती है और दूसरी हमें उनकी डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बयान करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस मैं अगर कहूँ 2 किलो चीनी चाहिए तो बात ख़त्म, क्लियर होगी, सारी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हें ही हम कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, वेक्टर्स। और जिनको सिर्फ क्या चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड, उनको हम क्या कह देते हैं, स्केलर्स कह देते हैं। अब मैं इनकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। तो डेफिनेशन भी इनकी यही है, सिंपल सी। देखिए लिखा हुआ है, अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। कि स्केलर्स जो होती हैं उनको सिर्फ हम क्या करते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड से ही बता सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ही उन्हें चाहिए होती है। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। के ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड पर ही बयान की जा सकती हैं, सारी की सारी। और वेक्टर्स, A vector quantity is described completely by magnitude and direction। कि अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको उसको कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शंस, ठीक हो गया इनकी डेफिनेशंस। अच्छा, अब इनकी एग्जांपल्स पे भी आते हैं। जैसा कि ये स्केलर की मिसाल क्या होगी, मैस होगी, जो कि मैंने आपको 2 किलोग्राम वाली मिसाल दी थी ना, तो 2 किलो एक मैस ही है,
तो मैथ्स के लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताना पड़ेगी कि ऊपर चाहिए नीचे चाहिए। तो क्या होगी इसकी मिसाल स्केलर की, मैथ्स होगी, फिर लेंथ और टाइम, ये तीनों इसकी कुछ एग्जांपल था। और भी बहुत ज़्यादा है, वक्त के साथ साथ बाकी भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि स्पीड भी है, वॉल्यूम भी है, वर्क भी है, एनर्जी भी है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी हमारे पास स्केलर्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी आपको बहुत सी स्केलर्स मिल जाएंगी, मिकदारें आपको समझ आती रहेगी कि ये भी अच्छा स्केलर है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें से कोई भी 4-5 याद रख लें। अच्छा, वेक्टर्स की भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये सारी वेक्टर्स की एग्जाम्पल है कि वेलोसिटी, ठीक है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी क्या है हमारे पास वेक्टर की मिसालें हैं। ओके, बाकी ये होती क्या है, वेलोसिटी, टॉर्क, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप आने वाले टाइम में सीखेंगे, आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो वीडियोस भी आपको मिलती रहे। अभी के लिए बस आपको यही समझना था कि स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसकी तो समझ आई होगी। अब एक टॉपिक और है कि इनको लिखते कैसे हैं, उसे हम कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, के वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने ये ऊपर वाली मिसाल की थी ना, ये वाली फोर्स की, तो इसकी ही मिसाल ले लेते हैं कि मेरे पास एक फोर्स है, वो है 5 न्यूटन की फोर्स है। और दूसरी मैं मिसाल ले लेता हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ है, उसका मैस कितना है, 2 किलो है, 2 किलो का उसका मैस है। या फिर एग्जाम्पल, चले यही ठीक है। अब देखिए फोर्स एक वेक्टर है, जैसा कि हमने ऊपर देखा ना, फोर्स को बताने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो ये भी चाहिए कि फोर्स लगानी कितनी है, दूसरा ये भी चाहिए कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो फोर्स क्या होगी, मेरी एक वेक्टर होगी। और इसकी मिसालों में भी आपने पढ़ा है कि फोर्स क्या है, मेरी वेक्टर है, ठीक है। तो फोर्स तो क्या है, मेरी वेक्टर है। तो अब ये वेक्टर है, ये स्केलर है, इनको लिखने का भी तरीका डिफरेंट है। जो वेक्टर्स होते हैं उनको लिखने का तरीका ये है कि या तो आप उनको बोल्ड करके लिख लो, बोल्ड करने का मतलब है मोटा करके लिख लो, यूं आप उनको बोल्ड करके लिख लो, 5 न्यूटन, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप उनको क्या कर लो, मोटा करके लिख लो। दूसरा तरीका ये है कि आप उनके ऊपर एरो का निशान डाल दो, 5 न्यूटन, आप यूँ मतलब फोर्स के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, एरो का निशान डाल दिया। तो ये क्या हो गया मेरा, अब ये मैंने शो कर दिया कि ये क्या है, वेक्टर है। एरो भी डाल सकते हो आप, या फिर आप चाहे सिंपल एक छोटी सी लाइन डाल दो जिसे हम कहते हैं बार, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के ये 3 तरीके हैं। या तो आप उनको क्या कर दोगे, बोल्ड करोगे, या फिर आप उनके ऊपर एरो का निशान डालोगे, या फिर आप क्या करोगे, उनके ऊपर छोटी सी लाइन डाल दोगे जिसे हम कहते हैं बार। तो इन 3 तरीकों से वेक्टर्स को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी स्केलर्स को सिंपल ही लिखा जाता है। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो आपके पास वेक्टर्स मिकदारें होंगी ना, उनको उन्होंने बोल्ड करके लिखा होगा, मोटा करके लिखा होगा, या फिर कहीं कहीं जगहों पे ऊपर एरो भी डाला होगा। तो आपने पेपर में जब भी किसी वेक्टर को लिखना होगा ना, आप ये बोल्ड करके बिल्कुल नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आप बोल्ड करके लिखोगे तो वो गंदा हो जाएगा। या अगर आप ये सोचो कि मैं मार्कर यूज़ करके ये वेक्टर्स को लिख लूँ तो शायद काम हो जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना आपने जब भी वेक्टर्स को लिखना है, या तो आपने इस तरीके से लिखना है या इस तरीके से लिखना है पेपर्स में, ठीक है। ये बोल्ड वाला जो तरीका है ना, ये बुक वाले के लिए ठीक है, ओके। आपने इसे पेपर में यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये पेपर गंदा कर देता है। तो आपने ये तरीका नहीं यूज़ करना। ये जो 2 तरीके हैं, इन 2 तरीक़ों से हम अपने वेक्टर्स को लिखा करेंगे। अच्छा, वेक्टर्स को एक तो ये तरीका होगा लिखने का, एक और भी तरीका है उसे हम कहते हैं ग्राफिकल तरीका। ग्राफिकल तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसी की बात कर लेते हैं। अब ये फोर्स है ना मेरी 5 न्यूटन। अब देखता हूँ मैं इसे ग्राफ की मदद से मैं कैसे शो करता हूँ। ये देखें आप ज़रा, मैं यूँ शो करूँगा ग्राफ की मदद से। एक मैं एरो बनाऊँगा, ठीक है। इस एरो की जो लंबाई है ना, वो मुझे बताएगी इसकी मैग्नीट्यूड। मतलब ये 5 न्यूटन है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 5 न्यूटन। तो इसकी लंबाई ने मुझे बता दिया कि फोर्स है कितनी, और इसकी जो डायरेक्शन है
वो मुझे कैसे पता चल गई, इस एरो के निशान से पता चल गई। तो ये भी एक तरीका है वेक्टर्स को शो करने का, कि आप एक एरो बनाएं और उस एरो की जो लंबाई होगी वो आपको क्या बताएगी, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताएगी, कीमत बताएगी कि वो वेक्टर है कितना, ठीक है। और उस एरो का जो हेड है वो आपको बता देगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ये भी क्या है, हमारे पास वेक्टर्स को शो करने का एक तरीका है। तो वेक्टर्स को दो तरीक़ों से लिखा जाता है, एक ये वाला था जो मैंने आपको बता दिया, सिंपल न्यूमेरिकल्स वगैरह में बुक में यही यूज़ होता है। अगर आप ग्राफ में काम कर रहे हैं तो ग्राफिकल तरीका क्या है कि आप कोई एरो डालते हो और एरो की लंबाई आपने उतनी रखनी है जितनी उसकी वैल्यू दी होगी हमें। तो मतलब वो वैल्यू ही हमें उसकी लंबाई बताएगी कितनी उसकी लंबाई होगी, और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, उसके हेड के साथ, ठीक है। तो ये तरीका है वेक्टर्स को लिखने का। बाकी वेक्टर तो स्केलर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझा दिया, डेफिनेशन भी बता दी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर में ये आता है स्केलर्स और वेक्टर में फ़र्क करें, डेफिनेशन करें। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आपने ऐसे ही लिखना है, अच्छे से हेडिंग दे के डेफिनेशन लिखनी है इन्वर्टेड कॉमास में दरमियान में, और फिर आप यूँ एग्जाम्पल की हेडिंग दे के आगे क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे। ओके, तो अगर आप अपने फ़िज़िक्स और मैथ की प्लेलिस्ट हासिल करना चाह रहे हैं और उसका तरीक़ेकार आप इस वीडियो में सुन लें, और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो तरीका समझ आया होगा और टॉपिक की भी समझ आई होगी। आई है तो आपने वीडियो को शेयर लाजमी करना है और कमेंट में मुझे बताना भी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।